हम इंसानों के पास क्या होता है, आखिर ज़िंदगी हमें क्या देती है? कुछ खूबसूरत यादें, कुछ खूबसूरत रिश्ते। और क्या हो कि आप एक दिन उठें और वो खूबसूरत यादें आपके ज़हन से गायब हो जाएँ। जो अल्जाइमर्स है वो एक बहुत ही ग्रोइंग वास्ट ग्रोइंग अभी धीरे धीरे करके बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं अल्जाइमर्स के। एज पर द रिपोर्ट्स हर 3 सेकेंड में वर्ल्ड में एक अल्जाइमर पेशेंट डायग्नोज हो रहा है। तो अल्जाइमर्स बीमारी का कोई भी मेडिसिन नहीं है आज तक इस दुनिया बड़ा में। मुश्किल होता है ऐसे पेशेंट के साथ आप रहते हो डेफिनेटली और आपको अपने सारे काम तो करने हैं और उनका भी ध्यान रखना है। इंडिया में अल्जाइमर्स को समझ नहीं पाते हैं। तो फिर आपने क्यों चूज़ किया कि इस सब्जेक्ट पे फिल्म बने? It is not only about patients, it is also what the समझ। struggles the caregiver goes through. ये मेरी कहानी है और लोग मुझे कॉल करते थे, बट लोग कॉल करके ये पूछते थे कि वो कैसे है, द हाउ इज द पेशेंट बेसिकली। किसी ने आज तक मुझे कॉल करके ये नहीं पूछा कि तुम कैसे हो करके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। वायरल टॉक्स में आपका स्वागत है। हम इंसानों के पास क्या होता है, आखिर ज़िंदगी हमें क्या देती है? कुछ खूबसूरत यादें, कुछ खूबसूरत रिश्ते। और क्या हो कि आप एक दिन उठें और वो खूबसूरत यादें आपके ज़हन से गायब हो जाएं, उन रिश्तों की पहचान आपके पास ना हो, आपकी पूरी दुनिया आपके लिए जिंदा होते ही खत्म हो जाती है। एक ऐसी बीमारी जो आपसे आपके अपनों को, अपने रिश्तों की पहचान को, आपकी खुशियों को छीन लेती है। मैं बात कर रहा हूँ अल्जाइमर की। हम जानते हैं कि सिनेमा समाज का आईना है और हमेशा सिनेमा के माध्यम से लोगों ने समाज को हमेशा अवेयर किया है। आज हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट पे एक ऐसे ही गेस्ट हैं, क्षिति सुवर्णा, जिन्होंने फिल्म बनाई है सेप्टेम्बर 21 और जिसमें इसी मुद्दे पे अल्जाइमर पे बात की है। बहुत ही सीरियस मुद्दा है, काफ़ी छोटी उम्र और बड़ी कोशिश है इनकी। तो स्वागत करते हैं। वेलकम सुवर्णा, कैसे हो? थैंक यू सो मच। इधर आने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ और आपसे बात करने के लिए बहुत उत्सुक। थैंक यू सो मच। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अल्जाइमर किस तरह की बीमारी है, बट चूंकि आपने इस पर फिल्म बनाई है तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि कहाँ से आपको ये लगा कि इस टॉपिक पे फिल्म बननी चाहिए और इस बीमारी के बारे में आप कितने अवेयर हो? तो पहले तो बताने के लिए अगर चालू करें तो जो अल्जाइमर्स है वो एक बहुत ही ग्रोइंग वास्ट ग्रोइंग अभी धीरे धीरे करके बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं अल्जाइमर्स के। और एज पर द रिपोर्ट्स हर 3 सेकेंड में वर्ल्ड में एक अल्जाइमर पेशेंट डायग्नोज हो रहा है। तो अगर ये कहानी के बारे में, जहाँ तक मुझ तक ये कहानी पहुंची है उसके बारे में बात करूँ तो हमारे जो राइटर है ये फिल्म के, राजशेखर, उनकी एक्चुअली ये पर्सनल स्टोरी है। वो उनके फैमिली में एक्चुअली अल्जाइमर्स पेशेंट थे और उनके फैमिली में वो केयर गिवर का ये निभा रहे थे। तो अल्जाइमर्स बीमारी का कोई भी मेडिसिन नहीं है आज तक इस दुनिया में। लोग डेवलप कर रहे हैं बट आज तक कोई भी मेडिकेशन नहीं है। तो एक बार आपको टेक्निकली आ गया ये बीमारी तो आप डिटोरिएट होते ही जाते हो अपने लास्ट स्टेज तक। रिकवर नहीं कर सकते आप। ऑब्वियसली मेडिकेशन से प्रॉबेबली आपको स्लो डाउन करने के लिए वो डिटोरिएशन प्रोसेस, बट आप पूरी तरह से उससे क्योर होकर नहीं आ सकते। तो हमारी जो फिल्म की कहानी है वो भी वही है कि आई कैन नॉट क्योर बट आई कैन केयर। तो इसकी कोई शुरुआती एज है कि इस एज ग्रुप को हो सकता है अल्जाइमर, या ये किसी भी एज ग्रुप को कोई भी प्रभावित हो सकता है? ऑब्वियसली अल्जाइमर्स इट इज़ रिलेटेड टू ओल्ड एज। 60 के बाद, 65 के बाद में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ऐसा होने का। बट यूजुअली अभी थोड़े पेक्यूलियर स्पेसिफिक अगर सिचुएशंस में देखा जाए तो यंग एज में भी, कंपैरेटिवली यंगर एज में भी अल्जाइमर्स हो सकता है, बट वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। इट इज़ नॉट वेरी ऑफन फाउंड डायग्नोसिस इन द यंग जनरेशन। मतलब ज़्यादातर जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको ही ये बीमारी हो सकती है। हाँ, और बहुत सारे लोग मैंने देखा है इंडिया में अल्जाइमर्स को समझ नहीं पाते हैं। जो है वो लोग समझते हैं कि यार अगर कुछ भूल रहे हैं, अगर मम्मी पापा भी कुछ भूल रहे हैं या जो भी सीनियर सिटीजन है उनके फैमिली में कुछ भूल रहे हैं, तो वो लोग ये मानते हैं कि यार शायद मतलब थोड़ा भूलने की ये होगी, भूलने की बीमारी हो रही है तो लोग उसको हाँ, बट इट इज अल्जाइमर्स बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। उससे कंपेयर करें तो बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें। राइट। अगेन
तो फिर आपने क्यों चूज़ किया कि इस सब्जेक्ट पे फ़िल्म बने? क्योंकि जब बहुत सारी, क्योंकि ये कहानी हर घर में है, मुझे लगता है जैसे आपने बोला कि हर तीसरा सेकंड कोई ना कोई एक आदमी इससे प्रभावित हो रहा है। लोगों में ये बीमारियाँ जो हैं, जो आपने एक और बहुत अच्छी लाइन बोली कि अब क्योर नहीं, केयर करने की ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं क्या आप इससे जुड़ी, ये कहानी आपके घर में रही है, आपने देखा है या आप इसका हिस्सा बने हैं जो आप इस सब्जेक्ट पे लिखा है? बेसिकली जो ये अल्जाइमर्स मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट फॉर श्योर इफ़ नॉट अल्जाइमर्स सबके घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, एंड आई थिंक इट वाज एट द सेम टाइम जब मैं आई लॉस्ट माय ग्रैंड मदर ऑल्सो, नॉट बिकॉज ऑफ अल्जाइमर्स, कम्प्लीटली आउट ऑफ ओल्ड एज, बट आई थिंक वो अटैचमेंट एक होता है सब लोगों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, और मैं बहुत अटैच थी मेरी ग्रैंड मॉम से, तो आई थिंक समवेयर दैट रेजोनेटेड। एंड जब ये कहानी भी आई अल्जाइमर्स के बारे में, ये एक्चुअली जो कहानी है ये सिर्फ पेशेंट के बारे में नहीं है। ये हम लोग बहुत सारे फिल्में बने हैं जो अल्जाइमर पेशेंट पर फोकस होकर बनाई गई फिल्में हैं, बट ये हम लोग एक्चुअली केयर गिवर के लेंस से दिखा रहे हैं। ओके। It is not only about patients, it is also about the struggles the caregiver goes through. क्योंकि आप उनके बारे में तो भी तो सोचिए, क्योंकि वो लोग भी ऐसे सिचुएशन में जा रहे हैं क्योंकि उनको भी पता नहीं क्योर क्या है। जब उनके ही कोई अपना बच्चों जैसा एक्ट करने लगे, या पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, या उनको ही पहचान नहीं रहे हैं, तो उनको कैसे, उन पर क्या बीतती है वो किसी ने आज तक दिखाया नहीं है। इसलिए ये कहानी उस पॉइंट से है। और जहाँ तक बात, जैसे ही ये स्टोरी आई, क्योंकि मुझे भी श्योर होना था, क्योंकि ये बहुत ही मैच्योर और सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो मैंने भी केयर सेंटर्स विजिट किए अल्जाइमर्स के, जहाँ पर मतलब थोड़े बहुत तो ऐसे केसेस देखने मिले जो अनबिलीवेबल थे, बिल्कुल। मतलब आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि यार अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। एंड जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं फिल्म में, दो, अशोक सर और रमेश सर, उनके खुद के फैमिली में उनकी मम्मी को अल्जाइमर्स है। And then even our writer, unka personal experience hai, he himself is a caregiver again. So I was surrounded with people, who have had the first hand experience. Right. तो इसके जो केयर सेंटर जिसकी बात की आपने, तो लगता है कि मतलब आपको लगता है कि फैमिली जब अपने पेरेंट्स को ऐसे हालत में जहाँ पे वो छोड़ नहीं सकती है, लेकिन उनको छोड़ना पड़ता है, आपको उनको केयर सेंटर में डालना पड़ता है, कितना इमोशनल ट्रॉमा से लोग गुजरते हैं, और आप सामने वाले जिनके लिए आप उनके लिए आप पॉजिटिव सोच रहे हो, उनका केयर करना चाहते हो, और वो उससे इमोशनल बॉन्ड्स नहीं मिलता, आपको फीडबैक नहीं मिलता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। इन सारी बॉन्डिंग पे आपकी फिल्म है, क्या है कहानी का, अगर एक लाइन कहानी बता पाए? तो ये कहानी बेसिकली जैसे कि मैं बताई, ये सिर्फ पेशेंट के बारे में नहीं है, ये केयर गिवर्स के बारे में। इट इज़ ऑल अबाउट, और हम लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव केयर गिवर्स पर फोकस नहीं किया है। अच्छा। हम लोग केयर गिवर्स के दोनों साइड दिखाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ऐसी कहानी है जिसमें हम लोग स्ट्रगल्स भी दिखाते हैं और प्यार भी दिखाते हैं कि एक अल्जाइमर पेशेंट कभी कभी हो जाता है, हम लोग भी इंसान है जो उन लोगों की देखभाल कर रहे हैं, तो कभी कभी हो जाता है कि हमारा भी इमोशन कंट्रोल में नहीं आता, हमें भी गुस्सा आकर हम लोग पता है कुछ बोल देते हैं, और वो फीलिंग हमारे साथ रह जाती है। तो वो एक है कि यार केयर गिवर्स को तो सब कुछ याद रहता है, तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। वी हैव हैड एवरी कैरेक्टर जो केयर गिवर्स के, हम लोग ने एक डॉक्टर को दिखाया है एज अ केयर गिवर हु इज़ ऑल्सो अ स्कूल फ्रेंड विच इज़ प्लेड बाय अजित सर। फिर अमित बैल सर है जो हम लोगों के जो इमोशनल साइड ऑफ फ्रेंड दिखाते हैं। फिर हमारे पास एक बेटे का रोल कर रहे हैं, वो रिकी रुद्रा है। प्रवीण सिंह सिसोदिया इन द रोल ऑफ राज, द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर्स। एंड वी हैव प्रियंका उपेंद्र मैम, जो पता है उनका रोल बहुत ही अलग है, आज तक उन्होंने ऐसा रोल कभी नहीं किया है। शी इज कमिंग इन द रोल ऑफ अ लेडी फ्रॉम द स्लम, so completely de-glam role hai, and she is a person who is taking care of the character Raj, that is Praveen sir's character. So positive और negative दोनों को मिलाकर ऐसा कहानी दर्शाया गया है कि एक केयर गिवर्स पर भी क्या बीतती है, और how can you actually deal, how nicely, what is the reaction of a patient when it comes to positively जो देखते हैं, और उनका रिएक्शन कैसे बदलता है जब एक नेगेटिव केयर गिवर उनकी देखभाल करता है। तो बट सामने वाले को तो कुछ पता चल नहीं रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये सारे इमोशन से तो जो
टेक केयर कर रहे हैं उन पे ही राइट, वही गो थ्रू होते एग्जैक्टली हैं, सामने वाले तो अपने ही इमोशन में। एग्जैक्टली एक बार वो अल्जाइमर्स ऐसी ही बीमारी है ना, तो मतलब मुझे लग रहा है आज तक जो भी मैंने फिल्में देखी है और बहुत ही मतलब नामचीन फिल्में हैं ये सब, आई थिंक सब लोगों ने सिर्फ अल्जाइमर्स के पेशेंट को पर ज़्यादा फोकस किया है और केयर गिवर्स कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट या नज़र। बहुत सारे हम लोगों ने एक्चुअली प्रीव्यू के टाइम पर बहुत सारे केयर गिवर्स को भी बुलाया था जो अल्जाइमर्स के केयर गिवर्स है, और उन्होंने एक ही चीज़ बोली, यार ये तो मेरी स्टोरी है, ये मेरी कहानी है। और लोग मुझे कॉल करते थे, बट लोग कॉल करके ये पूछते थे कि वो कैसे है, द हाउ इज़ द पेशेंट बेसिकली। किसी ने आज तक मुझे कॉल करके ये नहीं पूछा कि तुम कैसे हो करके। तो दैट इज़ व्हाट द स्टोरी इज़। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे पेशेंट के साथ आप रहते हो, डेफिनेटली और आपको अपने सारे काम तो करने हैं और उनका भी ध्यान रखना है। डेफिनेटली। ठीक है, फिल्म की जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? आप कैसे, मतलब इतनी कम एज में एज ए डायरेक्टर आप आ रहे हो और ऐसे गंभीर मुद्दे को लेके, शुरुआत कहाँ से हुई? तो मेरी शुरुआत बेसिकली मैं असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह कर चुकी हूँ, साउथ से शुरुआत हुई, कन्नड़ा लैंग्वेज से। फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की, फिर मैंने एक्चुअली मेरा बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री भी मुंबई से कंप्लीट किया, फिल्म टेलीविजन एंड न्यू मीडिया प्रोडक्शन में। फिर मैंने थोड़े बहुत एडवर्टाइजमेंट्स में भी काम किए। उस कॉलेज के टाइम पर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, हाइड एंड सीक। तो वो एक्चुअली फिल्म फेस्टिवल्स के लिए ही बनाया था, और वो उसका भी टॉपिक एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया था। अच्छा। तो हम लोगों ने फिल्म फेस्टिवल्स में जब सबमिट करना चालू किया, इट डिड वेल इन द फेस्टिवल सर्किट, और वहाँ से अभी मैं ये फिल्म मेरे डेब्यू फीचर पर हूँ। वेरी गुड। सो जो आपने हाइड एंड सीक की बात की, तो हाइड एंड सीक में वो किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है अभी? हाँ, उसको वो कहाँ देख सकते एक्चुअली हैं? एक OTT कॉल्ड वीडियो जार पर अवेलेबल है। अच्छा, वीडियो जार पे। एंड इसका कैसा रिस्पॉन्स है फेस्टिवल सर्कल में जो अपनी अभी तो हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस लैब इफी में गए थे गोवा में लास्ट ईयर 2025 में, और इस साल हमारा वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है क्या कांस। रिस्पॉन्स रहा है इफी में? इफी में हम लोगों को अच्छा फीडबैक मिला। तब हमारा फिल्म इट वाज नॉट अ कम्प्लीटली पैकेज्ड फिल्म, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में गया था। अच्छा। अभी हम लोग कंप्लीट फिल्म होकर हम लोग फेस्टिवल सर्किट्स में जा रहे हैं, और हमारा फिल्म जो सितंबर 21 है उसका वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है माशदू फिल्म में, फेस्टिवल डे कांस में, तो ऑन द 16th of May। अरे कांग्रेस, बेस्ट विशेस। आप जा रहे हो उसमें? हाँ। अरे वाह, मतलब तो टाइम भी कम है। हाँ, अभी तो टाइम भी कम है और एक्साइटमेंट भी है, बट एट द सेम टाइम वो नर्वसनेस भी है कि रिस्पॉन्स क्या होगा, बिकॉज इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स दैट हैपन। और ये मल्टी लैंग्वेज बनाने का क्या रीजन था आपने जो कई लैंग्वेज में इस फिल्म को बनाई? क्योंकि शुरुआती में क्या होता है, शुरुआती फेज में फेस्टिवल फिल्म है तो बड़ा मुश्किल होता है कि उसको सारी लैंग्वेज में डब करो, फिर लोगों तक पहुंचाओ, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मार्केटिंग, प्रमोशन, बड़ा ही डिफिकल्ट काम है। और आप बड़ी फिल्में तो बड़े आसानी से कर लेते हैं जब साउथ की कोई फिल्म डब होकर आती है। आपने इसको ओरिजिनल लैंग्वेज के अलावा भी हिंदी में भी शायद डब किया? हिंदी और कन्नड़ा एक्चुअली दोनों ओरिजिनल लैंग्वेज, दोनों में डायलॉग बोले गए? हाँ, दोनों में डायलॉग बोले गए। बेसिकली हिंदी का ये रीज़न था, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और हम लोग बहुत श्योर थे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गो कि हम लोगों को ये फेस्टिवल सर्किट्स के लिए बनाना है। तो आई थिंक हिंदी इज़ अ कंपैरेटिवली मोर एक्सेप्टेड लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड में फ्रॉम इंडिया, तो इसलिए हम लोगों ने हिंदी में भी ये किया। और वी हैव अ स्टार कास्ट विच इज़ मेजॉरिटी हिंदी इंडस्ट्री से है, और कन्नड़ा रीज़न है, मेरे रूट्स कन्नड़ा से है, तो मुझे चालू भी कन्नड़ा फिल्मों से एंड हिंदी फिल्मों से ऑब्वियसली, बट कन्नड़ा के रूट्स है मेरे पास। एंड बेसिकली वी हैव प्रियंका उपेंद्र जो है, शी इज ऑल्सो सुपरस्टार, शी herself is a star, so she is also very well known in Kannada film industry, that's why दोनों लैंग्वेज में शूट करने का ठान लिया था। तो डिफिकल्ट था शूट करना, क्योंकि खासकर ऐसे मुद्दे पे जब इमोशन एक बार आता है और फिर आप उसको री करें फिर से, तो बड़ा मुश्किल होता है कि कैरेक्टर सेम उसको रिपीट कर ले। डेफिनेटली वो चैलेंज तो था ही, बट आई थिंक
जब हम लोग कास्टिंग कर रहे थे हम लोग वो एस्पेक्ट ध्यान रखकर ही कास्टिंग की है कि हम लोगों ने मेरे तरफ से बहुत क्लियर था कि मुझे एक एक्टर नहीं चाहिए, सिर्फ एक एक्टर नहीं चाहिए जो ये समझे यार ये तो मेरी अगली पिक्चर है, उसके बाद मैं एक और कर लूंगा, वो आइडियोलॉजी नहीं चाहिए था मुझे. सो आई थिंक व्हेन वी chose on the casting also we wanted artists who actually ये फिल्म को उतना ही बताना चाहे जितना मैं या हमारे जो स्टोरी है जिसकी वो बताना चाहते हैं. तो आई थिंक वी वर वेरी श्योर फ्रॉम द फर्स्ट गो. और जो भी हम लोगों को इस रोल एवरी रोल के लिए जो भी आर्टिस्ट मिले मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी भी ये यार ये तो मेरी एक और पिक्चर है वैसे आइडियोलॉजी से किया है. सो आई थिंक एवरीवन वाज सो इनटू देयर कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द फिल्मिंग. आई डोंट रिमेम्बर किसी भी कास्ट जो हमारे प्राइमरी मेन कास्ट में है किसी का भी ये बोलना कि हम लोग कोई और प्रोजेक्ट कर रहे हैं सेम टाइम पर. हम लोगों ने इसको मतलब सब लोगों ने उतना ही प्यार दिया है कि सब कास्ट मेंबर्स वर एब्सोल्युटली अवेलेबल ड्यूरिंग दैट टाइम. कि मतलब वो लोग पूरा फोकस थे कि बीच में उन्होंने कुछ उठाया नहीं कि वो कैरेक्टर से बाहर निकल जाए. समझ गया. और कैसे कन्विंस किया, मतलब इतनी छोटी एज में आप कन्विंस कर रहे हो बड़े बड़े एक्टर को, तो क्या प्रोसेस था? लोगों ने पूछा नहीं कि तुम क्यों इस मुद्दे पे तुम्हारी एज नहीं है अभी? डेफिनेटली ये तो क्वेश्चन आता ही है. एंड जैसे कि मैंने बोला जब मैंने ये स्टोरी उन्होंने बताई भी थी मुझे, जब उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था ऊपर से, तब मुझे भी वो था कि यार मेरी उम्र कम है, जो ये सब्जेक्ट है वो मैच्योरिटी और सेंसिटिवली बहुत हैंडल करना, आप कुछ इधर उधर नहीं कर सकते हो. तो even I went to these before I narrated it to anyone, I visited these care centers ताकि मुझे वो कॉन्फिडेंस आए मुझ में कि यार ये कहानी मैं सच्ची में बताना चाहती हूँ, बिकॉज दैट शुड कम फ्रॉम द राइट प्लेस ऑफ योर हार्ट. तो जब मुझ में कॉन्फिडेंस आया एंड आई थिंक मुझे भी वही क्वेश्चन था कि यार हर आर्टिस्ट जो मेरे सामने आ रहा था मुझे लग रहा है वेदर इट बी पीपल हु हैव बीन कास्टेड, आई थिंक द फर्स्ट ग्लैंस में उन्होंने यार ये तो बच्ची दिख रही है करके. और ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है. लोग बड़ी हमेशा मैच्योरिटी पे सवाल कर लेते हैं कि बच्चे संभाल पाएंगे कि नहीं. तो आई थिंक दैट हैड ऑलवेज कम. एंड मतलब अगर मुंह पर नहीं बोले तो मुंह पर दिख जाता ही है. सो आई ऑलवेज न्यू, बट आई थिंक आई वाज सो प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द नरेशन कि मुझे ये कहानी के ऊपर पूरा रिसर्च करके बैठी थी कि हर जो भी मैंने नरेशन दिया वो उनको एज अ स्टोरी नरेशन नहीं दिया, हर कैरेक्टर को ऐसा नरेशन दिया कि अगर सपोज प्रियंका मैम का कैरेक्टर या प्रवीण सर का कैरेक्टर है तो उनके तरफ से उनके कैरेक्टर जिस तरह से स्टोरी में प्रोग्रेस करता है उनके कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से वो स्टोरी दिखाया गया उनको, नॉट एज अ स्टोरी इन जनरल. तो आई थिंक दैट हेल्प्ड मी. तो वो लोग कन्विंस हो गए. उन पर भी वो क्रेडिट देना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने भी एक 22 इयर्स ओल्ड की लड़की को चांस दिया. सो इट इज अ क्रेडिट टू देम एज वेल. आपने बोला कि आप काफ़ी केयर सेंटर आप विजिट किया आपने और काफ़ी लोगों से मिले भी इस दौरान. कोई ऐसी इमोशनल कहानी जो आपको हर्ट की, टच किया हो, लगा हो कि यार ये कहानी बड़ी, मतलब क्योंकि नो डाउट जो आपके राइटर हैं उनकी तो कहानी है ही जुड़ी हुई, पर जब आप रिसर्च के दौरान जब लोगों से मिले तो ऐसी कोई कहानी जो लगा हो कि यार मतलब टेक केयर करने वाले ने पूरी लाइफ लगा दी उनके पीछे. डेफिनेटली. और उसका फीडबैक नहीं मिल रहा है उसको, मतलब सामने वाला समझ नहीं रहा कि मेरा ध्यान रख, एक क्या मैं आपके लिए कुछ करूँ और आप उसका रिस्पॉन्स करते हो, इमोशनल रिस्पॉन्स करते हो, और एक मैं सिर्फ किए जा रहा हूँ वन साइड ही, सेकेंड साइड से कुछ मिलना नहीं है. तो एक्चुअली ऐसा एक बहुत ही मतलब ऐसा इंसिडेंट है जो मतलब मैं भी बिलीव नहीं कर पाई थी जब मैंने सुना, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो वेरी न्यू. मैं केयर सेंटर में एंटर की एंड everyone वर अपना अपना काम कर रहे थे एंड देयर वाज अ केयर टेकर हु वाज शोइंग मी अराउंड. तो एक्चुअली एक पॉइंट पर आए, एक ओल्ड मैन, अ वेरी ओल्ड मैन, ही वाज शाउटिंग एट समवन. ठीक है, हम लोग वो रूम एंटर किया कि क्या हुआ करके, सब लोग डर जाते हैं ना कि क्या हुआ. एंड ही वाज शाउटिंग कि यार तुम मेरे बाजू में क्यों बैठी थी बेड पर, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, अगर मेरी बीवी आकर देख ली ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आता है, सब फिर मत करना. एंड ही वाज लिटरली येलिंग एट द वुमन. तो एक्चुअली वो रूम के ना एक कॉर्नर पर एक ओल्ड लेडी, she was just standing there and she is not speaking anything, she's just standing in the corner and just lost in a way.
तो मैंने भी केयरटेकर को पूछा कि यार क्या हुआ, वो चिल्ला क्यों रहे हैं, बिकॉज आई हर्ड द कॉन्वर्सेशन, आई वाज लाइक कि यार वो ओल्ड लेडी क्यों बैठी थी उधर. सो ही वाज लाइक मैडम वो एक्चुअली उनकी वाइफ है. And the fact that he is yelling at her, thinking that, you know, my wife would, I have goosebumps right now, thinking that, you know, the wife, if she enters, you know, what will she tell? And just imagine, उनको तो Alzheimer's है भी नहीं, जो old woman है, she had probably just come to visit the husband, and just, you know, her own husband yelling at her, telling यार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरी बीवी आ जाएगी तो, because she is also an old woman. True. No one understands what she goes through. Right. So this was one very मतलब disturbing भी बोल सकते हो actually, कि बहुत ही अलग, like I didn't find it acceptable at least for a day कि यार ऐसा भी हो सकता है. Agree. एक फिल्म सदमा में उन्होंने किया था ना सेम कहानी. Right. मतलब शायद वो बीमारी के बारे में तो नहीं थी, बट जब कैरेक्टर की इमोशन की बात आती है कि जब आपको जिसके लिए आपने इतना किया और वो आपको पहचानने से इनकार एग्जैक्टली उसका एंडिंग ही वही था. और बट जस्ट इमेजिन वो आपके साथ रियल लाइफ में हो रहा है, आप और आपने जिसके साथ पूरा जीवन बिता दिया वही आपके सामने वो बोल रहा है और आप कुछ बोल नहीं सकते और आपको ध्यान भी रखना है उनका. क्या ही बोलोगे आप. नहीं कर सकते हो. ठीक, आपके जो राइटर उनकी क्या कहानी रही है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें? So he was also actually two people in his family were suffering from Alzheimer's. He himself, you know, was a caregiver, very close. उनके siblings में था ये. तो I think some of the things, you know, he told me that, you know, some वेरी स्टार्टिंग स्टेज में ऐसा होता था कि प्रॉबेबली उन्होंने अपना कॉफ़ी रख दिया इधर और भूल कर चले गए. पीपल अगेन, एज आई टोल्ड, इंडिया में वो लोग वो सीरियसली नहीं लेते, वो बोलते हैं कि यार ओल्ड एज होगा, बट जैसे जैसे वो रिपीट होने लगता है तब एक समझ में आता है. एंड देन ही टोल्ड मी, एक दिन ऐसा आया कि यार जो टीवी पर प्रॉबेबली उन्होंने टीवी पर कुछ देख लिया बट उनको वो भी सच लगने लगा बाद में. सो यू नेवर नो एक्चुअली अल्जाइमर्स ना एक बहुत ही, आप ये नहीं बोल सकते कि इसका सिम्टम यही हो सकता है, भूलने का भी हो सकता है. इट इज़ नॉट, मतलब वो कुछ सुनकर प्रॉब्लली टीवी में कुछ चल रहा है, वो सुनकर वो आकर किसी पर चिल्लाए, थिंकिंग दैट प्रॉब्लली देयर वाज अ पर्सन सिटिंग विद देम और समथिंग लाइक दैट. देयर हैज़ बीन, यू नो, वन ऑफ प्रोड्यूसर्स का भी मैंने बोला, उनका भी ऐसा था कि the mother had Alzheimer's and the daughter I think had come home and then she was just sitting with her husband, मतलब husband के साथ bedroom में जाकर बैठ गई होगी, ठीक है, और maybe she had put her head over his shoulders and suddenly मम्मी चिल्लाने लगी, कहकर ये क्या कर रही है, किसी अनजान मर्द के मतलब ऊपर सर क्यों रख रही है. And she started yelling, what will she tell? She started shouting, what will she tell? What will you do in such scenarios? The mother remembers the daughter, but she doesn't remember, okay, he's my son-in-law. So I think there were very raw emotions in this film, जो मुझे observe करने भी मिले और जो मुझे सुनने भी मिले actually. So I think it is out of that कि मुझे वो कॉन्फिडेंस, एंड इट वाज मोर देन कॉन्फिडेंस, इट वाज अ स्टोरी दैट आई रियली वांटेड टू टेल. डू यू थिंक मेंटल काउंसलिंग होना जरूरी है, खासकर जो टेक केयर करते हैं उनकी भी काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं. आई फील, देखो उनके दिमाग में तो ये याद भी नहीं रहेगा कि यार मुझे काउंसलिंग चाहिए, क्योंकि दे आर सो, यू नो, दे आर सो प्रोसेस में हैं. हाँ, वो उनको पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया है और उनको उतना काम होता है अपने लिए, उनके का भी काम संभालने में, कि उनको प्रॉबेबली याद नहीं होगा. बट आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उनके भी लाइफ में ऐसा होता है, इट इज़ नॉट कि उनके पेरेंट्स या उनके क्लोज वन बेटर हो रहे हैं जैसे दिन जा रहा है, दे आर ओनली डिटोरिएटिंग. सो उनका भी पता है मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, उनको भी ब्रेक डाउन हो सकते हैं, विच हैज़ बीन वेरी एविडेंट. तो होगा ही. इट इज़ लाइक व्हेन यू आर डीलिंग विद अ पर्सन हु इज़, यू नो, फॉरगेटिंग एवरीथिंग, you can't even shout at them. So obviously वो अंदर रखकर ट्रॉमा में ही बदलता है. So I think it is very important, and you know, it is
not only that you call someone and ask about यार वो कैसे है, the patient basically. You call someone and even ask कि वो कैसे है, ठीक है, but you also ask कि तुम कैसे हो, तुम्हें कुछ चाहिए. There have been many caregivers who have told me कि यार लोग, किसी ने मुझे नहीं पूछा कि shall I get dinner for you, कि कोई ये कॉल करके नहीं पूछ रहा है. So I think it is very important. ओके, इस फिल्म में एक और नाम जुड़ा हुआ है, वो है प्रिया अली का. वो कैसे जुड़े हैं आपके साथ में? इम्तियाज अली की जो वाइफ है, प्रीति अली. प्रीति अली, sorry. सो प्रीति अली मैम एक्चुअली जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है वो हमारे को प्रोड्यूसर्स है इस फिल्म में. सो प्रीति अली मैम इज वन ऑफ द को प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रॉम हमारा फिल्म्स. Okay. सो शी इज एसोसिएटेड विद दैट. सो उनको भी हम लोगों ने जो शूट से पहले स्टोरी सुनाई थी एंड देन दे हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम थ्रू आउट हमारा. वेरी गुड. और अभी क्या प्लान है फिल्म को लेके? मतलब फिल्म इज कमिंग 22nd of May. 22nd ऑफ मई Yes. में. अच्छा, 19th को प्रीमियर हो रहा है कांस में. 16th 16th को. और 20. मुझे भी अल्जाइमर ना हो गया. नहीं So, that is something. वेरी होना भी नहीं चाहिए किसी को. हाँ, कोई definitely. भगवान ना करे कोई गुजरे इस फेज से, Definitely. जिस तरह के आपने हालात बताए हैं. और हमने देखा भी है, हमने अपने आसपास के रिश्तों में देखा है कि बहुत सारे जो Cases हैं. सीनियर सिटीजन हैं वो गुजरते हैं और उनको कितने सपोर्ट की ज़रूरत है उनको भी, और जो उनके साथ रहते हैं उनको भी. Definitely. तो 16th को यहाँ पे प्रीमियर है, फिर आप यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हो इंडिया में. हाँ. और सारी तैयारी पूरी हो चुकी है. हाँ, मतलब वो तो तैयारी लास्ट मिनट का तक भी चलती रहती है, बट 16 में के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड ऑडियंस से हम लोगों को रिव्यूज मिलेंगे, फीडबैक मिलेंगे एंड टू नो व्हाट देयर स्टोरी इज ऑल्सो फिल्म देखने के बाद. और 22nd मई को थिएटर्स पैन इंडिया रिलीज हो रहा है. तो इट इज़ डेफिनेटली यू नो और ओवरवेलमिंग भी है मेरे लिए क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म है, जो डेब्यू फिल्म है जो ये कर रही है. सो एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कोई प्लान हो रहा है आपका? अभी राइट नाउ आई एम एक्चुअली राइटिंग, मुझे थोड़ा कमर्शियल स्पेस में भी घुसना है. सो आई एम राइटिंग अ स्टोरी एज ऑफ नाउ. सो इट्स ऑन द स्क्रिप्टिंग स्टेजेस, बट डेफिनेटली उसका भी आई थिंक यही एजेंडा है कि जब लोग उसको उस फिल्म को विजुअली थिएटर्स में देखे या कि जिधर भी देखे तो उनको लगे कि यार ये तो मैं ही हूँ स्क्रीन पर. ऐसा ना लगे कि ओके ये मेरे साथ कभी नहीं हो पाएगा या ये मेरी कहानी नहीं है. आई स्टिल वांट टू मेक रिलेटेबल कंटेंट एंड विच एक्चुअली एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड इज मीनिंगफुल. तो उसी पर अभी स्क्रिप्टिंग चालू है. थैंक यू सो मच सुवर्णा, और बेस्ट विशेस की आप कांस में अच्छा परफॉर्म करें और फिल्म आने वाले टाइम में जब ये रिलीज हो तो दर्शकों के दिलों में आए. और एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक छोटी उम्र और इतनी बड़ी शुरुआत है, इतने अच्छे मुद्दे को लेके लंबी जर्नी है और काफ़ी जिम्मेदारियां हैं. क्या होता है फिल्म मेकर में, जब आप एक बार इस तरह की फिल्मों को बनाते हैं तो ऑडियंस को बड़ी उम्मीदें हो जाती है आपसे कि आप इस तरह के इस जोन में फिल्म बनाते हैं, और एक बड़ी जिम्मेदारी इनडायरेक्टली आपके कंधों पे आ जाती है कि जिसे आप इग्नोर नहीं कर पाते हैं. और जब आप कुछ, जैसे आपने बोला कि कॉमर्शियल या कुछ करने की कोशिश करते हैं तो लोग है ना आपका नज़रिया एक बना लेते हैं. नो डाउट आप फिल्म मेकर तो वही होता है कि जो हर तरह की फिल्में बनाए, जो किसी एक टाइप की फिल्में ना बनाए. और लेकिन जब आप एक मैसेज वाली फिल्म, सामाजिक मुद्दे की फिल्म बनाते हैं तो हर कॉमर्शियल फिल्म में भी लोग उम्मीद रखते हैं कि आप कुछ ऐसी फिल्में बनाएं जिससे कि एक समाज का एक आईना, एक रूप, एक रिफ्लेक्ट करो. थैंक यू सो मच आने के लिए और बेस्ट विशेस. भगवान आपको आगे बढ़ाएं, तरक्की दें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू सो मच.